किसी गेम को जीतने के लिए क्या जरूरी है? तो शायद आप लोग कहेंगे अच्छा प्लेयर होना जरूरी है। क्या हो कि अगर उसमें कुछ प्लेयर गेम के रूल्स को पहले से ही डिजाइन कर चुके हैं इस तरीके से कि उनका ही फायदा होना है। अब होते रहिए आप अच्छे प्लेयर। जब गेम के रूल ही उन्होंने डिसाइड करे हैं इस तरीके से कि उनको फायदा होगा, तो इस एग्जाम्पल का कंटेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल का कंटेक्स्ट है जो रीसेंट स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर ने कहा मंडे को। कहा कि भाई जो करेंसी है, ट्रेड है और टूरिज्म है, ये एक वेपन की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल के जो जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ऑर्डर कि इस गेम का फायदा कुछ प्लेयर्स को ही होता रहे। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो तरीका होता है, जो पीछे रह जाता है वो ऐसी बातें करता है। अच्छा, ऐसी बातें करता है इस वजह से ऐसा कुछ सोच रहे हैं? इस वीडियो का पर्पस है कि हम ग्लोबलाइजेशन का इवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन का वेपनाइजेशन, इस वेपनाइजेशन के टूल, इसकी जानकारी आपको दे दें। मुद्दा है समझ बनाने का। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल हैव नो हाउ अबाउट दिस एनालिसिस। ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से डिजाइन हुआ, जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ, उसने हम सबकी लाइफ को शेप किया है। और कई बार अगर किसी के पास जीरो है तो उसे दो मिल जाए तो कहता है यार कमाल है यार, वी शुड बी थैंकफुल टू ग्लोबलाइजेशन, वी शुड बी थैंकफुल टू वेस्टर्न नेशंस, वी शुड बी थैंकफुल फॉर द सो मच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट वी आर गेटिंग। लेकिन भाई साहब आप दो मिलकर खुश हो रहे हो क्योंकि आप जीरो पर थे। मान लीजिए आप सोच रहे थे कि आप जीरो पर थे क्योंकि आपको बताया गया था कि आप जीरो पर थे, लेकिन हो सकता है कि द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर डूइंग, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज व्हिच यू हैव प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड, आपके पास 10 होना चाहिए था। तो आपकी कीमत भी इस गेम के एक रूल की तरह है, जो रूल बनाया किसी और ने है। तो ट्रू वैल्यू इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, दैट सेज कैपिटलिज्म, विच वॉज एक्चुअली, मतलब ये जो आइडिएशन है, ये आइडिएशन बहुत पुराना है। कितना पुराना? जैसे एक बुक का मैं जिक्र करूं जिसने इसको थोड़ा फॉर्मलाइज किया, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने कहा कि अगर मार्केट पर चीजें छोड़ दी जाएं, डिमांड सप्लाई पर चीजें छोड़ दी जाएं, तो जो नेशंस है ना वो अपनी ट्रू वेल्थ अनलीश करेंगे और इससे पॉवर्टी जो है वो चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो भी बड़ा इन्फ्लुएंस, मतलब जिसने क्रिएट किया है, उसने कोई बड़ा सॉल्यूशन बस मिलने ही वाला है, ये समाधान हो ही जाएगा, ऐसा कोई वादा दिया है जरूर। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई गरीबी हटानी है, दुनिया ने कहा जी गरीबी हटानी है, नेशन से का अमीर बनना है जी। तो तरीका यही है, स्टेट को बैकफुट पर करो और जो है फिर देखो अमीरी आपकी। कहा कैसे? तो लॉजिकली प्रूव भी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे उस पर इन्होंने बात नहीं करी। फिर उस पर बात करने कोई और आएगा, जैसे मार्क्स आए। मार्क्स ने कहा तुमने गड़बड़ कर दिया, ग्लोबलाइजेशन तुमने गड़बड़ कर दिया। तो वहां से जो एनालिसिस है उन सभी का मिश्रण है जिसके आधार पर हम आज ये एनालिसिस कर पा रहे हैं। ठीक है? तो करेंसी, ट्रेड एंड टूरिज्म वेपन की तरह है, और जिसके पास वेपन ज्यादा बेहतर, जाहिर सी बात है जियोपॉलिटिक्स में वो अपनी शर्तों को मनवा पाएगा कि नहीं पाएगा? बिल्कुल मनवा पाएगा। कह रहे 1945 के बाद ये कहा गया कि अब रिकंस्ट्रक्शन होगा वर्ल्ड का, और रिकंस्ट्रक्शन में मेन रोल निभाएगा यूएस। मेन रोल निभाया जी यूएस ने। कहा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुए एज पर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कहाँ? यूएस में। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश करने में मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्स रहा यूएस। यूरोपियन नेशंस को कहा कि यार वॉर के बाद तुम्हें रिकंस्ट्रक्ट होना है, तुम्हें चाहिएगा ट्रेड, ट्रेड के लिए चाहिए तुम्हें रुपया, तो देखो यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर इस तरीके से इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनी, ये बात तो आप जानते हैं। अभी उस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से हम आगे लाएंगे, क्योंकि हमें अदर डायमेंशंस पे फोकस करना है, नॉट जस्ट यूएस डॉलर। ग्लोबलाइजेशन ये एक नया फिनोमेना नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वर्ड बना है ग्लोब से, ग्लोब, राइट? तो भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना ये कोई नई बात थोड़ी ना है, राइट? ये तो बहुत पुरानी बात है।
जैसे जैसे हमने डिस्कवरी करी अदर अदर लैंड की, तो हमें लगा कि यार यहाँ से हम ये चीज़ खरीद सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ बेच सकते हैं। इसको कहा गया मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के भी टाइप होते हैं। कैपिटलिज्म जिसमें जो कैपिटल जिसके पास है, पूंजी जिसके पास है, वो उस पूंजी को जोड़ सकता है, बढ़ा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है भाई, है ना। तो मर्केंटाइल का मतलब है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, इस तरह का कैपिटलिज्म कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेज था इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिज्म, जिसकी जो वेव है, जिसको राइड किया कुछ यूरोपियन देशों ने, साथ में यूएस ने, और जिसने इसको राइड किया वो ताकतवर बन गया क्योंकि पैसा उसकी तरफ खिंचकर आने लगा। कभी आपको लगता है कि यार पैसा जो है कमाया कैसे जाता है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मेहनत करके कमाया जाता है पैसा। अच्छा जी, अगर केवल मेहनत करके पैसा कमाया जाता तो यूएस और ये जो बाकी नेशंस इतने अमीर बने, वो अमीर ना बन पाते, बिकॉज दे न्यू कि पैसा जो है ना वो एक रूल के थ्रू बनता है कि एक्चुअली जो आप प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड को, वो एक्चुअली कैसे पैसा आपकी तरफ मूव कराएगा, और मूव कराने की शर्तें ही अगर आप डिसाइड करा दें तो गेम आपके फेवर में है। उस समय के हिसाब से जैसे चलता था, और आज आप देखेंगे तो मेजर नेशंस कैसे पैसा कमा रहे हैं। मेजर नेशंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 बिग टेक कंपनीज की बात करूं, कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। उनके सॉफ्टवेयर, उनके प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है कितनी सारी इकोनॉमीज। आज ये यूट्यूब के थ्रू आप क्लास देख रहे हैं, यूएस की कंपनी है, सबको फायदा दे रही है, दैट इज फैक्ट। लेकिन मेजर पैसे का फ्लो उस तरफ तो जाएगा ही, राइट। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? जो करेगा भाई वो फायदा भी लेगा, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन बात यह है, अगर आप कुछ शर्तें, क्योंकि अगर आप इस गेम के मेन प्लेयर हैं तो कई सारी शर्तें आप ऐसी लगा सकते हैं कि जो इकोनॉमी में नए प्लेयर्स हैं, जो इकोनॉमी के नए सेगमेंट्स हैं, जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि अब व्यापार इन इन चीजों में भी होगा, ऐसे भी होगा, उसकी शर्तें भी अब आप तय करेंगे। क्योंकि अब आप गेम के केवल प्लेयर नहीं, आप पूरा गेम है। अगर आप मोबाइल लेते हैं तो आप देखते हैं एंड्रॉयड का इस्तेमाल है, प्ले स्टोर का इस्तेमाल है। प्ले स्टोर में से कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो जिसकी भी ऐप उस पर है, पैसा किसको देगा? गूगल को देगा। आप सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, अमेजन का सर्वर है। तो आप कहेंगे गलत क्या है? गलत यह है कि द काइंड ऑफ यू कैन से कंडीशंस दे हैव इम्पोज्ड, it has actually created some restrictive, or you can say barriers for many other companies to come in। और कई बार ये अपनी इस पावर का इस्तेमाल जब कई देशों की नेशनल सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई देखो आपकी इकोनॉमी के इतने सारे जो पार्ट हैं हमारी सर्विसेज पे चलते हैं, हम सर्विसेज हटा लें तो अल्टरनेटिव है नहीं आपके पास। तो ऐसे में कई सारे देशों की सरकारों के फैसलों को भी प्रभावित करने की शक्ति ये रखते हैं। अब आपको पता लगा क्यों जरूरी होता है अंडर करंट्स पर सोचना। क्योंकि अंडर करंट्स पर सोचने का मतलब है कि हाउ सिस्टम्स आर डेवलप्ड अराउंड द वर्ल्ड, हाउ रूल्स आर डेवलप्ड अराउंड द वर्ल्ड, हाउ फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। तो दे वर राइडिंग दिस वेव। खैर फाइनली अब ये देखिए, जैसे एंशिएंट टाइम की बात करें तो ये सिल्क रूट था। तो सिल्क रूट में पता था कि भाई पावर किसके पास होगी, किसके पास ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जिसकी जरूरत दूसरे को है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप दूसरों के लिए ज्यादा जरूरी हैं तो आप पावरफुल हैं कि नहीं। तो सीधा सा रूल था। लेकिन अब जरूरतों, चीजों, इनका गेम चेंज हो गया है। आज ग्लोबलाइजेशन में इट इज नॉट लाइक प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर यू, नाउ यू आर प्रोडक्ट टू सो मेनी सर्विसेज। आप कहेंगे मतलब क्या है? यही तो गेम है। अब केवल आपके लिए प्रोडक्ट नहीं बन रहे जनाब, अब आप भी प्रोडक्ट हैं। आप प्रोडक्ट हैं। आपसे आपकी जो एक एक एक्टिविटी है, आपको लगता है आप फ्री विल से कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज को भी डिजाइन किया जाता है। जिन चीजों को आप पसंद करते हैं वो चीजें बार बार आपके सामने दिखाई जाती हैं, आपका दिन उसमें गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं लगता। और इससे पैसा कौन कमा रहा है? कुछ कंपनियां कमा रही हैं, राइट। खैर अब यूरोप ने इस एक्सप्लोरेशन को जब किया, तो थोड़ा फिर मैं पीछे जा रहा हूं, यूरोप ने जब एक्सप्लोरेशन को एक्सपेंड किया तो एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर अमीर होना है तो रॉ मटेरियल दूसरे से लेना भी है और अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दूसरे के यहाँ बेचने भी है। तो ऐसे में कोलोनियलिज्म को एक्सपेंड किया गया। कॉलोनी शब्द जो है ये एक्चुअली मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स का वर्ड है। लेनिन ने इस पर काफी कुछ लिखा। लेनिन का कहना था कि भाई कॉलोनी का मतलब क्या है? अनइवन एक्सचेंज।
यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप देखना कि ये जो यूरोप है, यहाँ पर आप ब्रिटेन देख रहे हैं, तो इस नदर्न अमेरिका वाली साइड किसने कॉलोनीज बनाई? फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। इधर ब्राजील वाली साइड किसने कॉलोनी बनाई? आपके पोर्चुगीज ने। और मेजरली आप मैक्सिको वाली साइड देखो और बाकी अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को देखो तो वहां पर आपको स्पेन मिलेगा। तो अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस की, तो यूरोप की पॉलिसी क्या थी कि भाई यहां पर सेटल करेंगे। मैंने क्या कहा था इस वीडियो में, सबसे पहले बेस को पकड़ेंगे, उसके बाद फिर करंट के वेपनाइजेशन को कैसे किया उस पर आएंगे। तो अभी हम बेस समझ रहे हैं। तो यूरोप, ब्रिटेन ने अपने सेटलर्स को, यूरोपियन पावर्स ने अपने सेटलर्स को इस एरिया में भेजना स्टार्ट किया। आपने सुना होगा कोलंबस की कहानी, जिसने सोचा था ये इंडिया है, पता लगा कि भाई वो इंडिया ही सोच रहे थे इसको, इनको वेस्ट इंडीज इसी वजह से बता दिया, यहाँ के नेटिव्स को रेड इंडियन बता दिया। फिर जब अपने एक्सपेंशन इस एरिया में करना स्टार्ट कर दिया, अपने लोगों को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया, रेड इंडियंस को तो खत्म करना स्टार्ट कर दिया, तो कई लोगों ने सोचा कि यार ये तो मतलब जो यूरोपियन पावर फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, उसकी जो कॉलोनीज यहाँ पर बन रही है, तो यानी कि अपने लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। लड़ते थे फ्रांसीसी ताकत से, वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे थे। लेकिन ये बात जल्दी साबित हो गई कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट जो है केवल इनका मैटर करता है, जहां पर क्राउन बैठा है उनका मैटर करता है। केवल अपने ही ओरिजिन के लोग जो यहां बैठे, उनका भी नहीं हुआ कॉलोनियलिज्म, उनका भी नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन केवल उसको फेवर करता है जो इस टेबल में टॉप पर है। आप कहेंगे सर कैसे, सर ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से, अपनी ही कॉलोनी जो यहां पर बनाई, अपने ही लोगों को बसाया, इनके लिए जो शर्तें बनाई विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट, ऐसी बनाई कि अगर आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना है तो पहली बात तो जो भी आपको एक्सपोर्ट करना होगा वो ब्रिटेन के थ्रू रूट होकर जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ब्रिटेन को पहले फायदा होगा, ब्रिटेन ही अपना दाम सेट कर पाएगा। कई सारी जो चीजें हैं वो आप केवल ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे। कई सारी जो कॉलोनीज हैं, डेलवेयर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, इन सब कॉलोनी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं बना है। तो आप खुद ही सोचो, जो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग यहां बैठे, उनके साथ भी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन करी जिससे पैसे का मूवमेंट किसकी तरफ हो? केवल क्राउन की तरफ हो, या केवल ब्रिटिश इस होमलैंड की तरफ हो, उनकी तरफ नहीं। उनको भी ये बात जल्दी समझ में आ गई जब सोशो इकोनॉमिक चेंजेस होने स्टार्ट हुए कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उन पर जाता है। हमारी पर ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी लगा दी कि हम बढ़ नहीं पा रहे, वही अमीर होते जा रहे हैं। अमीर मेहनत से नहीं, उन उन कानूनों की वजह से जो कानून इन्होंने डिजाइन किए। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही फिर ये रूल बनते गए और आज के रूल बन गए, अभी उस पर जाएंगे। अब ऐसे में इनको बात समझ में आ गई और तभी हमने देखा एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग यूएस से। तो फिर वहां से आवाज किसकी उठी कि भाई हम तो आजाद होंगे। तो यानी कि ब्रिटिश ओरिजिन के लोग नाउ दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, समझ रहे हैं? क्योंकि अब जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लोग जो यहां पैदा हुए, तो उन्हें समझ में आ गया, 1730s के आसपास जो थे, उन्होंने समझ में आ गया यार ये तो मतलब हम तो अमेरिकन हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी है, राइट? तो उनको ये बात समझ में आ गई। खैर, अब वो आज़ाद हुए। अब मुद्दा ये है कि जब वो आज़ाद हुए, अब उन्होंने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया, राइट? उन्होंने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब उनको पता लग गया कि अल्टीमेटली पावरफुल कैसे बना जाता है। केवल प्रोडक्शन करते रहो, यहाँ रॉ मटेरियल भेजते रहो, ऐसे नहीं बना जाता। पावरफुल बना जाता है जब जियोपॉलिटिक्स में यू हैव अ से टू डिजाइन दिस वर्ल्ड्स रूल ऑफ ट्रेड, ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, कैसे हेल्प होगी, दूसरे देशों पर कौन सी कंडीशंस लागू होंगी, उसमें आपका से है। तो इस तरीके से आप पावरफुल बनते हैं। दैट इज व्हाट दैट आइडिया एक्चुअली दे गॉट। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो समझ में आ गया था कि भाई वेव यही है। ये ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क इनका चलता रहता था कि भाई यहाँ पर अफ्रीका में गुड्स लेकर आएंगे, अफ्रीका से स्लेव्स लेकर जाएंगे, उन्हें अमेरिका पहुँचाएंगे, अमेरिका में अपनी कॉलोनी में उनका इस्तेमाल करेंगे। ये नेटवर्क इनका चल रहा था, राइट? अब करंट ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं क्या चल रहा है। देखिए, करंट ग्लोबलाइजेशन में कहा जाता है कि यार ये वाला जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें जो कैपिटलिज्म है, अब वो केवल इंडस्ट्रियल नहीं रहा, अब वो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म है। यानी कि आपको अपने पैसे से पैसा बनाना है तो केवल फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स, मतलब बड़ी कंपनी में मेजर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो कई सारे, अब देखिए जैसे
टॉप कंपनीज हैं, आपको क्या लगता है कि उन कंपनी से पैसा केवल वो लोग कमा रहे हैं जो आपको कंपनी के चेहरा दिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, पीछे तो कितने सारे जो सऊदी, यूएई, इनके जो शेख हैं उनका पैसा लगा हुआ है, वहां से वो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब से शेयर मार्केट और डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल यू कैन से डिवाइसेस आ गए, तो अब हम फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की एज में जी रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, अब इनके पास कंसिडरेबल पावर है। तो यानी कि जहां पर पैसा उपलब्ध होगा, सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा, वहां पर इकोनॉमी बूस्ट करने के चांसेस हैं। अलग अदर चीजें भी बेसिकली वहां पर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं जी, आपके पास पॉपुलेशन है जी, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है जी, तो क्या करोगे जी? आप देखोगे वर्ल्ड की तरफ को। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ डेवलपिंग नेशंस के साथ। और इसी बात का फायदा किसने उठाया? इन नेशंस ने उठाया। इन्होंने कहा पैसा चाहिए तुम्हें, अब पैसा तो चाहिए यार, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, बढ़ेगा स्किल डेवलपमेंट तभी तो हम करेंगे। फिर तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्तें क्या हैं? अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दो, लिबरलाइज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। इससे क्या होगा? आपको ही फायदा, हमें ही फायदा। अब देखिए, फायदा तो उससे हुआ इन इकोनॉमीज को, क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम आप बनाओगे तो तभी आप बनाओगे व्हेन यू अकर लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। और दूसरा ऐसी सिचुएशन में हो कि इससे अलावा बेस्ट उसके पास है, डिसीजन एक ही है, डिसीजन एक ही है। इसमें नेगेटिव तो हो सकता है, बट इससे बेस्ट कुछ है नहीं, तो भाई यही ले लो। तुम्हारे पास कैपिटल है नहीं, तो अल्टीमेटली कैपिटल मिलने की कंडीशन ही है, तो भाई ले लो कैपिटल, राइट। लेकिन जैसे कि अमर्त्य सेन कोट करते हैं कि डेवलपिंग नेशंस को इस जो न्यू एज की ग्लोबलाइजेशन है, इसका उतना फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा उसी को हुआ जिसके पास कैपेबिलिटी थी, कैपेबल स्किल्ड लेबर थी। क्या इंडिया के पास कैपेबल स्किल्ड लेबर थी 1991 में फॉर वेरियस सेक्टर्स? नहीं थी। तो इस वजह से हमें फायदा तो हुआ, लेकिन हमसे ज्यादा फायदा हमारी इकोनॉमी से दूसरे ले गए। तो इस वजह से यहां पर फोकस करना जरूरी है। अब दूसरे ने कैसे किया? उन्होंने कहा कि देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है, राइट। एडवांसेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ये बात कहने में बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन अब इसी बात में अपने आप में एक पूरा का पूरा शक्ति का स्रोत बसा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? ग्लोबलाइजेशन ने कहा, जैसे एक स्कॉलर का नाम जिक्र करता हूं, इनका नाम है जेम्स विलियमसन। उन्होंने कहा, मैं 10 पॉइंट देता हूं मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के, और अलग अलग इकोनॉमी से कहता हूं कि आप डेवलपिंग वर्ल्ड, आपको गरीबी हटानी है जी, गरीबी हटानी है, ग्लोबलाइजेशन को अपनाओ ना, फ्री मार्केट लाओ ना, ट्रेड बैरियर को नीचे करो ना, आपके इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके रिसोर्सेज बाहर बिकने लगेंगे और आप अमीर हो जाओगे। क्या बात है। लेकिन यहां पर जैसे स्टिग्लिट्ज, तो उनका ये कहना है कि यार हुआ क्या कि कई सारे डेवलपिंग नेशंस तो रॉ मटेरियल बेचने वाले नेशन ही रह गए। और पैसा हमेशा कौन कमाता है? जो वैल्यू चेन में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करता है। आपने 50 रुपए में रॉ मटेरियल दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, उसने 20 रुपए का और उसमें मैन्युफैक्चरिंग लगाया और वैल्यू ऐड करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि कंज्यूमर रॉ मटेरियल थोड़ा लेगा, कंज्यूमर लेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को बेच रहा है 500 रुपए का। तो भाई साहब, आप तो रॉ मटेरियल दे के 50 रुपए का खुश हो रहे हो कि चलो यार ये तो बिका, और आपके रॉ मटेरियल की वैल्यू 50 है। ये किसने बताई आपको? फ्री मार्केट के रूल ने बताई। और फ्री मार्केट के रूल में ज्यादातर बायर कौन है? कई सारी बड़ी कंपनियों के सिंडिकेट थे, यूरोपियन और जो यूएस की कंपनीज थी, इनके सिंडिकेट थे। स्टार्टिंग में इवन ईरान, यूएई, इनसे जो ऑयल ये खरीद रहे थे, ये सिंडिकेट बनाकर खरीद रहे थे। इसी वजह से ईरान की इनसे बनी नहीं, तब वो उसकी अलग कहानी है, जिसकी वजह से फिर ईरान की पॉलिटिक्स में फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन भी आया, शाह पहलवी की सरकार चली गई, अलग कहानी। बस कनेक्टेड तो है ना इससे, राइट, कि आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो रॉ मटेरियल का क्योंकि आप ही खरीदने वाले हो, फिनिश प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो 500 रुपए में क्योंकि आप बेचने वाले हो, और हम क्या, हम देने वाले हैं बस। तो ये कंडीशन, और हमें कहा कि भाई इससे तुम सीखोगे, इससे जो है अब इन्वेस्टमेंट आएगा, तुम स्किल्ड लेबर भी आएगी तुम्हारे यहाँ। लेकिन वो फोरसाइट की जरूरत होती है इकोनॉमी में कि भाई किस तरीके से इनकी कंडीशन से बच के या बेटर नेगोशिएट करके हम जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इसी वजह से मतलब ये लाइफ का रूल है, अगर कोई स्किल आपको बचपन से आनी चाहिए वो है नेगोशिएशन स्किल। नेशन के लेवल पे भी वही जरूरी है, लाइफ में भाई वही जरूरी है, नहीं तो योर वैल्यू इज बीइंग डिसाइडेड बाय अदर्स हु मे हैव मोर पावर देन यू। तो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू थिंक ऑफ योर इंटरेस्ट? नो, लाइफ का रूल है ये तो,
यही इकोनॉमी पे लग रहा है, राइट? तो मैनी नेशंस वर फोर्स टू पार्टिसिपेट, कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अमर्त्य सेन जी जो बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा कैपेबिलिटी पर तो डेवलप फोकस कर नहीं पाए कितने सारे नेशन, ओपन करी इकोनॉमी तो उतना फायदा नहीं ले पाए, कुछ कुछ हुआ उसी में खुश हो गए कि चलो कुछ तो हो रहा है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, दो तरह की इनइक्वालिटीज बढ़ गई वर्ल्ड में। एक तो थी इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटी, एक थी इंटरस्टेट इनइक्वालिटी। इंट्रा स्टेट का मतलब है जो डेवलपिंग नेशन है उनके अंदर ही कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ गरीबी रह गए, और नेशंस में भी कुछ बहुत अमीर हो गए जैसे यूएस एंड अदर नेशंस, और कुछ जो है उतने अमीर हो नहीं पाए, ये भी हुआ। माइग्रेशन, कम्युनिकेशन, अब ये जो अब इन्होंने नो हाउ, अब इन्हें पता लग गया था कि यार ये जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ये एक ही समय तक चलेगा। पावरफुल बनना है तो फ्यूचर की सोचो, फ्यूचर में क्या चीज आने वाली है। तो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर का फ्यूचर था, कंप्यूटर का फ्यूचर था। कंप्यूटर मशीन्स जो भी चलेंगी या तो चिपसेट से चलेंगी और सॉफ्टवेयर से चलेंगी। तो ऐसे में अगर सॉफ्टवेयर पर पेटेंट अपनी कंपनियों का हो जाए तो पैसा अपनी तरफ मूव करेगा। अगर अपनी कंपनियां पैसा कमाएंगी तो उस पर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा उससे किसकी सरकार पैसा कमाएगी? इन्हीं की तो सरकार पैसा कमाएगी। तो एक्चुअली दैट्स हाउ दे एक्चुअली शेप दिस रूल। और ये बहुत ही मतलब फायदा बेसिकली इन्हीं को हुआ। इंटरकनेक्शन तो कर दिया, ठीक है, सॉवरेन नेशंस का ट्रेड और कैपिटल फ्लो से। ट्रेड और कैपिटल फ्लो की भाई आप बैरियर को कम कर दो, डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन जाओ, आपके यहाँ ट्रेड भी होने लगेगा, राइट? हार्मोनाइजेशन कर दिया कि अल्टीमेटली आप ना जो कंडीशंस हैं ट्रेड की उसको भी एक जैसा कर लो, डब्ल्यूटीओ के रूल साइन कर लो, GATT, GATS, RIPS, ट्रिम्स, AOA, ये कुछ संधियां हैं, उसका जिक्र मैं अभी यहाँ पर भी करूँगा आगे। तो इन पर साइन कर दीजिए आप और हार्मोनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं था कि इससे बेटर कोई हमारे पास ऑप्शन था, ऑप्शन यही था हमारे पास। बट द पॉइंट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिव इस वजह से कि बाकी सारे डेवलपिंग नेशंस को साथ आना, इस सिस्टम को समझना और अपनी नेगोशिएटिंग पावर को बेटर करना, सो दैट इसके नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर कर सकें। दैट वाज द नीड, राइट? तो इसी के लिए आर्किटेक्चर स्टैब्लिश किए, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए इन्होंने। तो ये कहा जाता है कि एक तरीके से ट्रेडी कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के कि डेवलपिंग नेशंस को तो एक तरीके से बॉन्डेज में ले आए, स्लेवरी में ले आए। पहले स्लेवरी अलग तरीके की होती थी, अब इकोनॉमिक डिपेंडेंस की स्लेवरी है, जिसको कहा जाता है नियो कोलोनियलिज्म। कह रहे हैं एक तरीके से इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो गया। कितने सारे देश अपने आप को पॉलिटिकली आजाद बताते हैं बट इकोनॉमिकली दे आर इन डेट, या तो डेट में है या फिर इकोनॉमिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंपनीज। अगर वो पॉलिसी चेंज करें दिक्कत हो जाए। इस पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म केवल प्रोडक्ट नहीं बनाता, ऑब्जेक्ट फॉर द सब्जेक्ट नहीं बनाता, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको पैसा कमाना है, तब कमाने का तरीका क्या है कि भाई मैं जनता के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाऊं और उसको बेचूं। मार्क्स कह रहे हैं कि केवल कैपिटलिज्म के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना जरूरी है, प्रॉफिट इज लाइक फ्यूल। तो एक लिमिट तो होगी जहां तक आप प्रोडक्ट खरीदोगे। तो अब आप ही प्रोडक्ट हो। अब आपको ऐसा शेप किया जाए कि आप ज्यादा कंज्यूम करो चीजें। पहले आपको इतनी सी की जरूरत थी, अब आपको इतनी जो है चीजें बहुत जरूरी लगने लगे। अगर इतनी चीजें बहुत जरूरी आपको लगने लगे, जानबूझ के आपके सामने एडवर्टीजमेंट, आपकी कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर किया जाए, जो कि एक अनदर मार्क्सिस्ट स्कॉलर है नाओम चॉम्स्की, वो कहते हैं जो आप सोचते हो कि ये आपकी सहमति है, आप ऐसा चाहते हो, भाई साहब आप नहीं चाहते, ये आपसे चाहा जा रहा है, ये आपकी कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और आपको इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, क्योंकि आप ऐसे मैस्मराइज्ड हो, इस तरीके से सिस्टम के पार्ट बने हुए हो कि इसके बियॉन्ड आप सोच ही नहीं सकते। तो इसी वजह से कह रहे थे कि इस तरीके से कैपिटलिज्म इज एक्चुअली क्रिएटिंग ह्यूमन बींग्स, जिससे कि आप कुछ स्पेसिफिक तरीके के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सको, तभी तो प्रॉफिट बनेगा, राइट? तो एक तरीके से कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को तो जैसे ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स ही बना दिया ह्यूमन बींग्स को, तो ठीक है। एक ऐसे ही एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि हम तो वन डायमेंशनल बन गए हैं, केवल कंज्यूमर बन गए हैं, और इसके थ्रू जो है वेस्ट ने डोमिनेट किया है, क्योंकि ज्यादा वैसा प्रोडक्शन सर्विसेज देने वाली कंपनीज किसकी हैं? उस वेस्ट की हैं। उन कंपनीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने वाले देश वो उसी तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, उसी वजह से वॉर करते हैं, कई सारे कारण यही होते हैं। अब डाइवर्सिफाई मतलब, अब मैंने कहा ना कुछ तो मिला है कई देशों को, जैसे चाइना है, तो चाइना ने अगर 1980 के दशक से कंपेयर करें तो कहा जाता है 800 मिलियन पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकाला। लेकिन चाइना ने किया कैसे? चाइना का इकोनॉमी में हम कैपिटलिज्म लाएंगे। अमेरिका वाज लाइक लाओ कैपिटलिज्म लाओ इकोनॉमी में,
क्योंकि जहाँ कैपिटलिज्म आता है इकोनॉमी और ओपन हो जाती है, फिर पॉलिटिक्स में भी डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि लोग इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे तो राइट्स मांगेंगे, और फिर अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक नई मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी। चाइना ने कहा तुम्हारे सपनों में ही होगी, ये हकीकत में नहीं होगी, क्योंकि उतनी इकोनॉमी को ओपन करा जिससे इनके इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड बन सके। पॉलिटिक्स में इन्होंने कम्युनिज्म को ही रखा, स्टेट को ऑथोरिटेरियनिज्म रखा, तो इससे इनको फायदा मिल गया। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं यहां पर चाइना ग्लोबलाइजेशन का सेलेक्टिव यूज करके पावरफुल बना है, नहीं तो डेवलपिंग नेशन हो या डेवलप नेशन, इवन डेवलप नेशन में भी कुछ सेक्शंस जैसे कि लो स्किल्ड लेबर है, जैसे लो प्रोडक्टिविटी फर्म है, मिडिल और लो इनकम क्लासेस है, और जो यू कैन से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, उनको इतना फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? 1% जो रिच क्लास है उसको फायदा हुआ डेवलप नेशन में भी, हाई स्किल्ड वर्कर को फायदा हुआ, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड में उनको फायदा हुआ, राइट। डेवलपिंग नेशंस में भी फायदा हुआ, किसको हुआ? मिडिल क्लास को हुआ, वर्कर के हुआ, हाई स्किल्ड वर्कर को हुआ, लेकिन लूजर्स किसको हुआ? पुअरेस्ट पॉपुलेशन को हुआ। ऐसे देश जो लैंडलॉक्ड थे उनको काफी नुकसान हुआ, रूरल एरियाज को, लो स्किल्ड वर्कर को, लो प्रोडक्टिविटी को। तो आप कहोगे सर इनका तो सर लॉस वैसे भी होना था, लो प्रोडक्टिविटी, तो किसमें कैपिटलिज्म की क्या दिक्कत? अब रिस्क क्या है ग्लोबलाइजेशन का? जो डिस्ट्रीब्यूशन गेन है फ्री ट्रेड के, यानी कि ओपन तो किया इकोनॉमी को, लेकिन इसका फायदा ग्लोबल लेवल पर ज्यादा किसको हुआ? कोर कंट्रीज को हुआ, वेल्दियर नेशंस को हुआ। आपको एक फैक्ट बताता हूं, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कहा जाता है टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का 3/4 3/4 जो हिस्सा है वो पता किसने कंट्रीब्यूट किया है? इन नेशंस ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन धरती पर जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो क्या इंपैक्ट इन पर हो रहा है, जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मिसयूज किया, इररेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, केवल वेल्थ करते रहे? नहीं, इंपैक्ट सब पर हो रहा है, और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, हमारी जैसी कंट्रीज हैं, उस पर और ज्यादा हो रहा है। साउथ पैसिफिक ओशन की छोटी छोटी कंट्रीज डूबने के कगार पर आ गए हैं। जब अब कहा गया कि भाई तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं, राइट। अब जो इनका मेजर पैसा कमाया जा रहा है वो पेटेंट, सॉफ्टवेयर, इनसे कमाया जा रहा है, प्लस जो ग्लोबल रूल्स हैं, ट्रेड रूल्स हैं, उसको अपनी फेवर में करके कमाया जा रहा है। अब पॉलिटिकल स्टेटस ऐसा हो गया, मैं एग्जांपल बता दूं, WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके 2 लेयर हैं, ठीक है। तो उसमें जो एक बॉडी होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, उसमें जो अपॉइंटमेंट होती है उसको ब्लॉक किया हुआ है यूएस ने। अब आप खुद ही सोचो कि अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है इन ट्रेड के रूल्स की वजह से, कोई कह रहा है कि भाई ये गलत है, तो गलती के लिए कहां जाओगे? WTO में जाओगे, क्योंकि भाई उसकी वजह से आपने इकोनॉमी अपनी ओपन करी है, आपकी इकोनॉमी से फायदा ले रहे हैं, लेकिन आपको उतना फायदा ले नहीं दे रहे, मान लीजिए। तो अब वहां पर ट्रेड बॉडी पैरालाइज पड़ी है, तो ऐसे में वो यूनिलेटरली कर सकता है कि नहीं कर सकता? यूनिलेटरल का मतलब अपने आप एक्शन ले सकता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में एक सब्सिडी होती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, मतलब कि भाई आप अपने किसानों को कुछ विशेष आर्थिक सहायता दे दो, जिससे कि उनका एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिटेबल रहे कुछ, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपकी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट भी होगा, राइट। आपके देश में सेल्फ सफिशिएंसी बनी रहेगी। तो यूएस जैसे देश हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ WTO में जाते हैं, कहते हैं कि यार इंडिया जो है ज्यादा सब्सिडी दे रहा है अपने किसानों को, हमारा किसान वैसे ही परेशान है, कह रहा है ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, इसको कम करो सब्सिडी को। हमने कहा भाई किस खुशी में? कह रहे हैं कि देखो जो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाले रूल है ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो रूल है ट्रेड के उसको अपने फेवर में किया हुआ है। कह रहे हैं देखो डेवलपिंग नेशन, हमने तुम्हें ना अलाउ किया कि तुम्हारा टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% तक तुम सब्सिडी दे सकते हो, हम तो केवल देखो 5% तक देते हैं, तो यार तुम 10% की कंडीशन को क्यों ब्रेक कर रहे हो? तो हमने कहा कि देखो भाई हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, कितने सारे किसान मार्जिनलाइज्ड हैं, सब्सिस्टेंस बेस्ड हैं, बहुत छोटे किसान हैं, तो हमें तो सब्सिडी देनी पड़ेगी। और अगर 10% की मार्क की बात है तो आपको बता दें, अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 100 रुपए के प्रोडक्शन में 10% कितना बैठा? 10 रुपए। तो भाई 10 रुपए की हमने सब्सिडी दी, मान लो, मतलब सीड पर सब्सिडी, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी, पानी पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी, ये भी सब्सिडी दे दी। तो इसको मिलाकर वो कह रहे हैं तुम 10% को ब्रेक मत करो। लेकिन इनकी बात देखें, हमने कहा भाई हमने 100 रुपए का ही प्रोडक्शन किया, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो 10% प्रोडक्शन। लेकिन आप अगर आपके कंपैरिजन में करें, मतलब कई सेक्टर्स में हम बड़े प्रोड्यूसर हैं, बट अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वहां पर ज्यादा है यूएस में, क्योंकि भाई कमर्शियल करते हैं, वो बड़े लैंड ट्रैक्ट्स हैं। वो कह रहे हैं हम तो 5% ही कर रहे हैं। हमने कहा प्रभु आप 1000 रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप एडवांस स्टेज में आ गए हो एग्रीकल्चर की, और 1000 का 5% कर रहे हो, तो 1000 का 5% यानी कि हम तो 10 रुपए खर्च कर रहे हैं किसान को सहायता देने के लिए, आप तो भाई साहब
₹50 कर रहे हो, कहाँ ₹10, ₹50, हमसे तो 5 गुना ज्यादा कर रहे हो, और हमसे ज्यादा कम पॉपुलेशन, हमारी ज्यादा पॉपुलेशन, क्या कोलैबोरेट कर रहे हो भाई, ये हम पर आरोप लगा रहे हो। तो कहने का मतलब है सारा गेम किसका है, इन ट्रेड रूल्स को कैसे आप नेगोशिएट करते हो अपनी फर्म में। आप कहोगे सर इन जो प्रोडक्शन है, बम्पर प्रोडक्शन है, हम फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी और सस्ते में होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होगा कि नहीं होगा उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। इनको लगता है कि इनका जो प्रोडक्शन है अब उसको उतना दाम नहीं मिल पाएगा कई सारे प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हमारी सप्लाई अच्छी हो गई है, कम दाम में हो गई है। सामान कौन सा खरीदा जाता है भाई, जो कम दाम में हो और ज्यादा सप्लाई है तो प्राइस कम आ जाएगा। तो इन्हें लगता है कि अगर ये सब्सिडी नहीं देंगे तो फायदा इनको हो जाएगा, तो इसमें भी फायदे में लगे हुए हैं। खैर इंडिया ने डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलकर ऐसी जो इनकी मंशा थी उसको ब्लॉक भी किया है, चाहे बाली कॉन्फ्रेंस हो फिर दोहा डेवलपमेंट राउंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दीज आर द ट्रेड रूल्स दैट दे आर वर्किंग अपॉन, इसका सिस्टमैटिकली वो फायदा लेते रही हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है इंडिया हैज टू टेक स्टैंड टुगेदर विद ग्लोबल साउथ नेशंस, राइट। बेस्ट परफॉर्मिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज मतलब कंट्रीज लाइक इंडिया, इनको और चैलेंजेस भी झेलने पड़ते हैं क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो ऐसे में ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें हमें टॉप पर आना पड़ेगा, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर कह देने से फोकस नहीं होता। कई लोग सोचते हैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इतना फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, लॉजिस्टिक्स पे फोकस करें, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करें, बस क्या है फिर तो मैन्युफैक्चरिंग पावर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप किसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उस सेक्टर में दूसरी कंपनीज क्या एडवांटेज रखती हैं, क्या ट्रेड रूल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसका आपको भी फायदा हो। आप मैन्युफैक्चरिंग करके बैठे हो लेकिन ट्रेड रूल्स आर गिविंग मोर फेवर टू सर्टेन नेशंस, तो आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव कहां हो पाएगी, वैल्यू चेन में आप फायदा कहां ले पाएंगे। तो इस तर्ज पे सोचना पड़ता है। इसी वजह से देश की सरकार, देश के लीडर, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, दे आर इंपॉर्टेंट, they need to be in action mode, they are important to actually safeguard the interest of so many people, so many Indians और इंडिया। अब ऑटोमेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है तो कितने सारे डेवलपिंग नेशन जो है, मतलब कहने का मतलब है स्पीड ऑफ ऑटोमेशन हो रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ गैप्स हैं तो हम सबको पता है उस गैप्स की वजह से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड हैं। कहीं और ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेटर हो रहा है। लार्ज स्किल पॉपुलेशन चाहिए लेकिन अभी हमारे यहाँ स्किल में गैप है, उस स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कई सारे जो डेवलप नेशंस हैं वो कोटा, सब्सिडीज, ट्रेड बैरियर्स इनका खेल करके वो अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करते हैं हमारे लिए। जैसे सैनिटरी सैनिटरी मेजर्स, तो इसके बहाने कहेंगे कि भाई हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके यहाँ क्वालिटी का नहीं है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश करी अपीडा नाम से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टैंडर्डाइजेशन पे काम होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि फाइटो सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स यानी कि साफ सफाई की वजह से और क्वालिटी की वजह से ही वो बैन लगाते हों। कई बार बैन केवल अपने लिए करते हैं क्योंकि उनको और उनके जो जिनके साथ उनके बेटर रिलेशन है, जिसको ट्रेड का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए भी ऐसा होता है। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा गेम तो यही हो रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी कंडीशंस हमसे कहती हैं आप ना अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लो। मतलब जैसे कि IMF ने हमसे कहा कि आप ना हमसे पैसा लिया, आपने हमारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, चलो अब अपने FRBM लॉ बनाओ, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। कहा कि 3% ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए आपका। हम भी लगा कि यार ठीक है, राजकोषीय घाटा तो कम करना चाहिए, चलो भाई कंडीशन, वो कंडीशन थी हम पर। फिर भारत सरकार को लगा कि यार हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अदर चीज़ों पर, तो घाटा चलता है अपने यहाँ। अगर वो घाटा जो है और पैसा बनाकर दे जिससे कि आप फ्यूचर में उसको फिल कर सको, लेकिन घाटा ना हो जाए, इस वजह से आप ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, रोड्स ब्रिजेस इन पर नहीं बनाओगे, तो भाई फ्यूचर में ग्रोथ कैसे आएगी। तो इसके लिए अलग से NK सिंह कमेटी बनाई गई कि रिव्यू करो FRBM को। उन्होंने कहा भाई साहब IMF की सुननी छोड़ो, अब कुछ जो है आप गैप रखो, बोयेंसी रखो। अपनी इकोनॉमी ग्रोथ जब डाउन जा रही हो तो उसके लिए ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है, इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ता है, आप डालो, राइट। कितने सारे ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, मतलब डेवलप्ड नेशंस हैं, इनकी कंपनीज अब इतनी पावरफुल हो गई हैं, इन्हें पता है कि इन डेवलपिंग नेशंस को चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट, जॉब, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहेंगे, यार हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, जॉब आ जाए, आप इन्वेस्ट कर दो, जॉब आ जाए तो राजनीति बच जाए। तो ये कहेंगे कर देंगे, लेकिन जरा ये कानून को थोड़ा रिलैक्स करो हमारे लिए, ज़मीन को थोड़ा सस्ते में दो हमें,
टैक्स को थोड़ा कम करो, क्या 30% कर रहे हो, 17.5% करो। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को करा सकते हैं, नहीं करा सकते, कराते हैं। कितनी सारी मल्टीनेशनल IPR इश्यूज, पेटेंट और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसमें कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज पर जो ट्रेडमार्क लगाकर, पेटेंट लगाकर, टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट लगाकर उनका जो एक्सेस है डेवलपिंग नेशंस को नहीं मिल पा रहा है। अब आप खुद सोचो, जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर में बेटरमेंट कर सकती है, कई और चीज़ों में बेटरमेंट कर सकती है, उन पर लग गया पेटेंट। अब पेटेंट में मन माफिक दाम ये लेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हमारे लिए वो कॉम्पिटिटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बताया WTO का एपिलेट बॉडी, यहाँ पर मेंबर्स ही नहीं अपॉइंट करे यूएस ने, तो अल्टीमेटली यूएस के खिलाफ जो केसेस थे वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, तो यूएस की कंपनीज एडवांटेज ले रही हैं। टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, नई टेक्नोलॉजीज में इनकी कंपनीज अगर आगे हैं तो आगे इन टेक्नोलॉजी को गवर्न कैसा किया जाएगा उसके रूल्स भी ये तय कर दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको एंड्रॉयड की बात बताई, एंड्रॉयड, डिजिटल वर्ल्ड, कितनी सारी सरकारों को तो पता ही नहीं था इस पर टैक्स कैसे लगाया जाए, पैसा कैसे कमा रहे हैं लोग। जब तक आपको पता लगता तब तक तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छप जाते हैं, बन जाता है, उसके बाद इतने पावरफुल हो जाते हैं, देन दे कैन एक्चुअली क्रिएट प्रेशर ओवर यू। फाइनेंशियल सिस्टम में वर्ल्ड बैंक, तो ज़्यादा फोकस किसको किया? IBRD ने, जो आपके डेवलप नेशंस थे उनकी तरफ पैसा ज़्यादा सर्कुलेट किया। हालांकि फिर जब मैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहता हूं तो IBRD बना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एक और ऑर्गन बना IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, उसने फोकस किया डेवलपिंग नेशंस पर, सस्ता यू कैन से कर्ज भी दिया। बट हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स हैं उसको ये सेटिस्फाई नहीं करे, तो इसकी जो कंडीशन थी उसका फायदा दूसरों को ज़्यादा हो रहा था। तो हमने फिर अल्टरनेटिव टू ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने स्टार्ट किए, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, NDB, ये सी के एग्जाम्पल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक कहते हैं। इंटरनेशनल टैक्स रेजिम, अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड वर्ल्ड हुआ तो पता है कि अगर दूसरे देश की इकोनॉमी से पैसा कमाना है तो पहले तो वहाँ पर ऑफिस खोलकर अलग से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था, अब वो इन्वेस्टमेंट आपका हो गया कम, बिजनेस ऑपरेशंस इंटरनेट बेस्ड हो गए, तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो काउंट हो रहा है मदर कंट्री में, बिजनेस पैसा वहां से कमा रहे हो, काउंट हो रहा है मदर कंट्री में, तो जिस देश से पैसा कमा रहे हो उसको उतना टैक्स ही नहीं मिल पा रहा। तो वेपनाइजेशन नहीं है तो क्या है ये रूल्स का, राइट? तो मल्टीनेशनल कंपनीज एक तरीके से फ्री राइड ले रही हैं, कितनी सारी, एक और तरीका का इस्तेमाल करती हैं, BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, जहां पर अगर उनको प्रॉफिट अच्छा आ भी रहा है तो वहां पर अपना प्रॉफिट को कम दिखाती हैं, प्रॉफिट को शिफ्ट करके दिखाती हैं वहां पर जहां पर टैक्स कम है। अब इतनी इकोनॉमिक पावर इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की कि ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर खेल कर देती हैं, देश के राजस्व को होता है नुकसान। क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल तो आपको दिया ही, 3/4 ग्रीन हाउस गैस एमिशन की मतलब भागीदार ये। और जब बात कही जाती है इक्विटी की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, कि भाई ग्रीन टेक्नोलॉजी शेयर करो, जिम्मेदारी लो, तो वहाँ पर जो है कमिटमेंट तो होते हैं बट फुलफिलमेंट में बहुत ज़्यादा गैप रहते हैं। तो ये ह्यूज फंडिंग गैप है यहाँ पर, $7 ट्रिलियन की एडवांस मतलब एनुअल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, बट वहाँ पर गैप है। कोविड आया तो कोविड के दौरान पता लगा कि यार कितने सारे देशों को अब रिजर्व करेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि सही समय पर पैसा अगर मिल जाए तो आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हो। उस पैसे की उपलब्धता हर किसी के पास नहीं थी, राइट? तो ये एक बड़ा रीज़न रहा मिटिगेशन में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस, टेक्नोलॉजिकल यू कैन से पेटेंट्स, गवर्नेंस और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, ट्रेड रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल WTO रूल्स, इनकी बॉडीज़ में अपना से वेस्टर्न नेशंस का, ये कई ऐसे तरीके हैं जो आज भी लगातार ज़्यादा पावर किसकी तरफ दे रहे हैं? वेस्टर्न नेशंस की। जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा हमें इसी को रिव्यू करने पर सोचना होगा, प्रेशर को बिल्ड करना होगा जिससे कि हम अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। अब क्वेश्चन देखिए, डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन वेपनाइज्ड बाय डेवलप्ड नेशंस एंड सॉल्यूशन अहेड। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस टॉपिक में एक कॉन्फिडेंस आया होगा। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं इस क्लास में, आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार्टिंग से वीडियो को देखना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?